हेलो 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 एवरीवन। अरे मैम धूम मची हुई है क्योंकि फाइनली यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है वो अराउंड द कॉर्नर है, बहुत नजदीक जो है वो एग्जाम अब होने वाला है। तो बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह भी है उसको लेके। अरे धूम क्यों नहीं मचेगी। 3000 से ऊपर वैकेंसीज हमें इसको देखने को मिल रही है। बट आप ये भी देखिए कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे बच्चे थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम डेट्स बहुत पास हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी जो है फाइनली मुझे लगता है मैम कि अब बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, तो कुछ बात कर ही लेते हैं। यस तो आज हम लोग फाइनली आपके साथ इसी टॉपिक पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ जो होगा, और ये सारे टॉपिक्स जो है हम आपके साथ आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एग्जामिन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पोस्ट कितनी आई है मैम, इस पे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि पोस्ट इतनी भरपूर इसमें पोस्ट आई हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन, पोस्ट एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, और जो मैम सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ना वो ये है स्ट्रेटेजी पार्ट। बिल्कुल, क्योंकि टाइम इतना कम है तो आपकी जो करेक्ट स्ट्रेटेजी है वो इस टाइम पे होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और आप लोग भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ चेंजेस अपने में ज़रूर दिखेंगे प्रिपरेशन में, और उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी डेफिनेटली एश्योर हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल। तो आज हम लोग बेसिक स्ट्रेटेजी जो होगा वहां तक आपको बने रहना है, जो हम लोग आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं ताकि वो आपके एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प जरूर करे। जरूर। तो पहले देखिए तो यूपीएसएससी जो है एग्जाम, इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। फर्दर इसमें देखें तो इसमें एजीटीए की जो वैकेंसी आती है कृषि निर्देशक ग्रुप सी की। सबसे मजेदार बात कि इसमें जो वैकेंसी है वो आई है 46 की। तो ये वैकेंसी आई है, और इस एग्जाम में आप तभी जो है अगर आपने पेट का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बहुत बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है 3446। ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। और अगर आपने 2023 का पेट का एग्जाम क्लियर कर दिया था तो उसके बाद में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते थे। फॉर्म फिलिंग तो लास्ट ईयर हो चुकी है इसकी। अब जो एग्जाम है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ये सारा भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो पैटर्न एग्जाम का बहुत सिंपल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, यानी कि बायलिंगुअल हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अटेम्प्ट कितने टाइम में करना है? 2 घंटे में। क्या मैम नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें? बिल्कुल मैम, 1/4 जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी इसमें। फर्दर देखें तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम है मैम, मेंस का रिटन एग्जाम है, और उसके बाद आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। तो एक आपको मेजर एग्जाम है, वो जो 3000 वैकेंसीज है उसके लिए आपको एक एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। राइट। तो और अगर इसमें हम लोग आगे सिलेबस देखते हैं तो एग्रीकल्चर का पार्ट रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट रहता है, और जनरल नॉलेज का पार्ट रहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले ही डिफाइंड है। जैसे एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, एक एक नंबर के हैं, मतलब कि 65 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आने वाला है। मतलब मैम ये डिसाइडिंग फैक्टर है, एग्रीकल्चर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कितने आप स्कोर कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद जो है जनरल नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मैं ये कहूंगी कि कहीं ये ना हो कि हम लोग सिर्फ मैम एग्रीकल्चर पे फोकस करते करते जीके में ब्लैक कर जाओ, क्योंकि जीके भी आगे 2 टाइप्स की होती है। पहली आती है स्टैटिक पोर्शन, जिसमें कि आप हिस्ट्री, कल्चरल डांस, फोक डांस जो भी सब है, जो पुराना हमारे पास है स्टैटिक पोर्शन है जो चेंज नहीं होने वाला। और दूसरी जीके आती है करंट अफेयर्स को लेके। अब उसमें मैम क्या होता है कि यूपी में जो कुछ भी नया आ रहा है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर को ले लो, या फिर ओवरऑल जो है यूपी में जो भी चल रहा है, तो ये सारा जो पोर्शन है वो आपका जनरल नॉलेज में ही आएगा। तो भाई इसके 20 क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। स्टैटिक पार्ट के पे भी उतना ही फोकस करना है, और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स पे, करंट पार्ट पे भी उतना फोकस करना है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी मैम, यहाँ पे जब हम जीके की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू यूपी के जीके की हमने बात करनी है। एक चीज देखिए, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जैसे आपका फोकस है कि 65 नंबर मुझे इसमें स्कोर करने हैं, यही फोकस सब बच्चों का है कि हमें 65 स्कोर करना ही करना है। तो चलो मान लो कि एट पार ही यहाँ पे रिजल्ट रहता है एग्रीकल्चर में, कि सबको उसका पता है कि कौन सी क्रॉप है, उसका क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन होगा, वो सबको लेट सपोज पता है एग्रीकल्चर का। बट जहाँ पे बच्चे लैक करेंगे ना, दैट इज जनरल नॉलेज, जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता है।
है। तो जब से वैकेंसी आई है उससे टाइम से लेके अभी तक के पीरियड का जनरल नॉलेज तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। कुछ भी नई चीज़ है रिलेटेड टू यूपी वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे करंट अफेयर से भी बनेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस है, जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, शॉर्टकट से लेके कौन सा जो है किस ईयर में आई है, जैसे कि कंप्यूटर की जनरेशंस रहती है तो वो आपको कंप्लीट जो है कंप्यूटर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। राइट, जैसे साइबर सिक्योरिटी बहुत मेजर टॉपिक है हमारे पास में आजकल जो चला हुआ है, या फिर इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, या बेसिक टॉपिक तो हमें सारे पता होने चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। बिल्कुल। तो जो मैम हमारा मेन पार्ट आता है वो आता है एग्रीकल्चर को लेके, कि हम लोग एग्रीकल्चर में देख लें, एनालाइज कर ले अच्छी तरह से किस टॉपिक में से, इतने सारे हमारे पास टॉपिक आते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, किस में से कितने क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, ताकि हम लोग उस पार्ट पे जो है ना वो ज़्यादा अपनी ग्रिप अपनी अच्छी होल्ड कर सके उस सब्जेक्ट पे। राइट। फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्रॉप साइंस से आ रहे हैं। तो अगर आप क्रॉप साइंस वाले पोर्शन को बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे ना तो 25 नंबर में से मिनिमम 20 नंबर तो आपके यहाँ पे आने ही चाहिए। और बहुत बड़ी वेटेज है। हाँ, बहुत बड़ी क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है कि आपके डायरेक्ट क्रॉप साइंस में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड देखें तो सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, जो कि SWE या फिर इसको हम लोग सॉइल साइंस के अंडर पढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें से आ रहे हैं। फर्दर देखें तो इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी है, इस पार्ट से आपके 10 नंबर आ रहे हैं। और ये पार्ट अगर हम देखें तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं। तो ये बेसिक पार्ट तो और फैक्ट्स तो आपको सारे पता होने चाहिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उसके बाद में अगर बाकी सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, स्कीम्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी साइंस है, इससे हमारे पास 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए मैम, जैसे कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि अच्छा 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, 10 का यहाँ से आ रहा है, अच्छा एक सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, 5 ही तो क्वेश्चन आते हैं, चलो छोड़ दो। अब देखो इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो बच्चों ने अप्लाई एक सीट पे एक मार्क्स, आपके 0.55 मार्क्स पे देखना डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। हाँ, क्योंकि इतने नंबर ऑफ बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल। और सोचो कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों ने जब अप्लाई किया, आप स्टैंड आउट कहाँ पे करोगे? अगर आप एक एक चीज है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ोगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो सोचो अगर आप 5 करके भी क्वेश्चन छोड़ोगे, ये क्या श्योरिटी है कि आपको एक सब्जेक्ट से सारा कुछ आता होगा पेपर में? ये भी गारंटी नहीं है ना। तो ये चीज, ये गलती लेके मत चलना कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं आता, चलो छोड़ो, स्किप कर दो। और ऐसा भी मत करना कि मैंने पढ़ा नहीं है पर एग्जाम में जाके सारे सॉल्व कर रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि इसमें, तो इस चीज को हमें खासा ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैम मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हम लेके आए हैं, ताकि हम लोग बच्चों को बता सके कि क्या लेवल रहता है इस एग्जाम का, और किस में से हमने क्वेश्चन तो देख ही रहे, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हमने कॉपी पे कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए नोट किए हैं पास्ट ईयर एनालिसिस में से। एक क्वेश्चन मैम बिल्कुल सिंपल सा था कि डैश इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन, और उसमें 4 ऑप्शन थी, IAA, NAA, IBA और कैम। तो ये 4 ऑप्शन थी, और इतना 1 लाइनर, एक मैम होता है ना कि बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चन डाल दिया कि बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा है, हमारे पास टाइम तो सिर्फ 2 घंटे ही है। राइट। 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है पेपर में वो पूछा गया। राइट। बाकी इंस्टीट्यूट्स को लेके बहुत क्वेश्चन थे। CICR जो कि कॉटन रिसर्च का नागपुर में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन था IRRI राइस रिसर्च का, जो था फिलीपींस में है। डेफिशिएंसी से, जैसे कि फ्रूट क्रैकिंग जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। बहुत सारे हमने क्वेश्चन जो थे वो वीड साइंस टॉपिक में से देखे कि वीड्स अलग अलग पूछ रहे हैं। और ये डिप्पा जो है DIPA कौन से ईयर में आया? डिस्ट्रक्टिव, यस, तो उसमें था कि कौन से ईयर में आया है। और कुछ जो है ये डिसऑर्डर, पैरासाइट्स, कॉजेज, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो इनमें से ये कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने नोट किए हैं कि पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ताकि आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से बता सके कि भाई कौन से किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। इतना घबराने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी बैचलर जो है आपने उस पर भी अच्छा किया है ना, और अब आप अपने रिवीजन फेज में हो, तो बड़े आराम से जो है वो इस पेपर के लिए अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सकते हो। राइट। अब जैसे हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं मैम, हर पेपर में आप देखोगे डिसऑर्डर से क्वेश्चन होता ही होता है। और डिसऑर्डर भी बहुत बेसिक से डिसऑर्डर होते हैं कि किसकी डेफिशिएंसी से कोई चीज हो रही है, किसके एक्सेस से कोई चीज हो रही है। तो डिसऑर्डर्स भी बहुत सिंपल पूछे गए थे। अगर हम पैथोजेंस की बात करें या फिर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें, डीपा एक्ट कौन से ईयर में आया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। राइट। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि पैथोजेंस कौन किसके हैं, इंस्टीट्यूट्स हो गए। राइट, ये तो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं अभी, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। राइट। पैथोजेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो पैथोजेंस में भी क्या है कि कोई पूरा नाम नहीं पूछा गया है कहीं पे।
पर नाम तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर कैटेगरी जरूर पूछी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, वो किससे होता है, या माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज कौन सी है। तो ये तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं या फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो मेजर चीज तो ये कि यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है कि आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर भाई ये मत भूलना कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ये पहले 3 पार्ट से आ रहे हैं, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब जो फाइनली जिस चीज में हम लोग एंटर कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मैम हमने बच्चों को बहुत रोक के भी रखा था कि हमारा 8th पॉइंट जो है ना वहां तक तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हो सकते हैं आपको हर जगह से मिल गई हो, पर जो स्ट्रेटेजी पार्ट है ना वो आपको एज अ एक मेंटर, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो मुझे पता है आपकी वो स्टेज जो है, आपके भी मेंटल स्टेट क्या चल रही है कि एग्जाम आने वाला है, बट अभी तक एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, किस अकॉर्डिंग से हम अपने पूरे दिन को डिवाइड करें कि हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। तो ये फाइनली हमारा एक पार्ट आता है रणनीति का। तो भाई तुम योद्धा हो तो तुमने अब ये रणनीति जो है हम आपके लिए लेके आए हैं, आप लोगों को ये फॉलो करनी है रणनीति। डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कब वो उठ रहे हैं, कब वो पढ़ रहे हैं, कब पूरा दिन निकल जा रहा है, और ऐसे दिन निकलते निकलते ना एग्जाम वाला दिन भी आ जाएगा। और उस टाइम रियलाइज होगा काश उस दिन जब मैं सोया था मैं उठ गया होता और मैंने कुछ पढ़ लिया होता। राइट, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैम क्या स्ट्रेटेजी इस टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि ये पीक टाइम है इस टाइम पे। चलिए आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए जरा कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। श्योर। जैसे मैम हमने कुछ ही डिवाइड किया कि एक दिन है हमारे पास, हम एक दिन को किस तरह से डिवाइड करें। तो पहला आता है हमारे पास मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में हमारा कुछ एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो उस टाइम को आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही डिस्कस करूंगी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इनमें से भले हमने लिखा नहीं वो पॉइंट, बट मैं फिर भी वो बोलूंगी कि वो है कि अपनी एक्सरसाइज जो है ना, क्योंकि इस टाइम पे आपको आके अपनी फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ, दोनों को इक्विलिब्रियम में बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी आप नहीं पढ़ पाओगे। राइट। अगर आपका मेंटली जो है वो स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, वो टेंशन में हो, डिप्रेशन में, ऐसा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें बहुत ही नॉर्मल होके अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को मॉर्निंग उठते ही हमें पहले एक्सरसाइज करनी है, ताकि एक जो हमारे पास फ्रेश एनर्जी जो है ना उसको हम लोग अपने पूरे दिन तक रख सके। तो ये मैंने खुद अपनी जो है एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही करती थी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती थी। तो पहले आते हैं कि आपको अपनी एक्सरसाइज के टाइमिंग हर दिन के रखने ही रखने हैं, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। फिर आता है कि भाई आपका सेशन शुरू हो गया, मॉर्निंग सेशन आ गया, तो पहले आते हैं कि जो भी आपके जो है फैक्ट्स लर्न करने वाले हैं ना, जैसे आपको कुछ भी रिवाइज करना है मैम, तो वो होती है एनर्जी है, तो सुबह सुबह आप उस पर लग जाओ कि अपना रिवीजन फेज जो है या फिर कुछ अगर नया है लर्न तो उस टाइम को आप जो है मॉर्निंग सेशन में रख सकते हो। राइट। और कुछ बच्चों के साथ मैम ये भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम तो पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह हमसे उठा नहीं जाता है, और अगर हम सोचते हैं कि हमें सुबह पढ़ना है तो कई बार हम रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर भी सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमने एक चीज देखी है कि जब भी हमारा कोई एग्जाम होता है, अगर हम उसके लिए पूरे दिल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम उस एग्जाम को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कब एग्जाम आएगा, कब एग्जाम आएगा। और अगर इन केस आपने उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि काश एग्जाम पोस्टपोन हो जाता, काश अगले महीने होता या उससे अगले महीने होता। तो मेन चीज क्या है, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ने की बात करते हो और आपके साथ में अगर ये इशू आ रहा है कि आप सुबह रिवाइज नहीं कर पा रहे या सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक रूटीन बना लो कि पूरे दिन में मुझे इतने स्पेसिफिक आवर्स या इतने टाइम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और वो एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है, चाहे वो मॉर्निंग की बात कर रहे हो चाहे आप इवनिंग की बात कर रहे हो। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का देखना है और अपनी एफिशिएंसी भी साथ में देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि मैं रात को पढ़ता था, मैंने टाइम सुबह को शिफ्ट किया, पर मैं सुबह नहीं पढ़ पा रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको रात को कंफर्टेबल है आप रात को पढ़िए, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरा एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस अब हम आपको कैसे बताएं कि जितने एमसीक्यू सेशंस आप, जितने रिपीट पे एमसीक्यू सेशंस आप करोगे उतना फायदा होगा। सेकेंड थिंग, सिर्फ एमसीक्यू दे दे के कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू जो है ये मॉक टेस्ट, मतलब कि दे दे के कुछ नहीं होगा, उसको एनालाइज करिए कि क्या गलती मैंने की थी, क्यों की थी, उस टाइम मेरे माइंड में क्या अलग से ऐसी चीज आ रही थी। क्योंकि मैम बच्चे अक्सर कहते हैं कि मैम जब हम वो एक प्रेशर में बैठे होते हैं ना एग्जाम टाइम पे, तो हमें सारी ऑप्शन ही सेम लगती है। ये तो बहुत कॉमन कि मैम हमें सारा कुछ ही सेम लग रहा है।
बेसिकली इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्कुल। और जो 4 ऑप्शन का कंफ्यूजन हो रहा है ना, दैट मीन्स आपके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी थी, या आपने उस टॉपिक को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, कि या तो आपने रट्टा मार लिया, सिंपल सी बात। बिल्कुल। कि अब क्या है, जो 4 ऑप्शन है आपको चारों सेम लग रहे हैं, ये भी यहाँ पड़ा था, वो भी वहां पड़ा था। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं कि हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है और चारों चीजें हमें सेम लग रही है, कई बार हम रिवीजन कैसे करते हैं, एक पेज पलटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पलटते गए और हमारा रिवीजन खत्म। ये सबसे बड़ी गलती है। क्या होता है, आप जब एक पेज पे पढ़ रहे हो उसको आराम से तसल्ली से पढ़ो। क्या होता है, आप एक पेज को पढ़ रहे हो, वहां पे आपने 2 लाइन्स पढ़ लिया, 2 वर्ड्स पढ़ लिए, अगला पेज पलटा, अच्छा इसमें ये था, और फिर अगला पलट दिया। उससे क्या होता है कि जो एक पेज के 2 वर्ड्स आपको याद रह गए, दूसरे के 2 वर्ड्स याद रह गए, तीसरे के 3 वर्ड्स याद रह गए, और अल्टीमेटली जब एग्जाम में सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आपको सारे ही ऑप्शन याद आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। इस चीज को अवॉइड करो। टाइम है तो आराम से रिवाइज करो, अगर नहीं है तो ये वाली चीज तो बिल्कुल फॉलो मत करो, एक पेज पलटना फिर दूसरा, वो भी 2 सेकंड के अंदर। वो चीज मुझे टेक्निक थोड़ी सी गलत लगती है। इसी में तो मैम आता है कि एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी हमें खामियां कमियां का पता होना कितना इंपॉर्टेंट है, कि मैंने वो क्यों गलत किया था, मेरे माइंड में उस टाइम क्या ऐसे ऑप्शंस ऐसे अटपटे आ रहे थे कि मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। तो उसको जो है अपने आप को उस चीज पे सुधारना, हाँ, ये मुझे अच्छा लगा कि अपनी खामियां निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होता है, बहुत जरूरी है ना। दूसरों की खामियां तो हम निकाल लेते हैं, पर अपनी निकालना इस पोर्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन गेम, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एनालिसिस करना है। जब आप किसी सॉल्यूशन को देख रहे होते हो कि इसका आंसर ये है, आपका आंसर गलत क्यों हुआ, उस टाइम पे क्या होता है, आप एक बार हल्का से सर्च कर लो या बुक में पढ़ लो। उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड आप एक फैक्ट की जगह 3-4 फैक्ट्स और पढ़ोगे, और अल्टीमेटली एडिशन टू योर नॉलेज होगा, और आपको वो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है उससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपको और पता चल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी के लिए हम बोलेंगे कि नई चीजों को लर्न करने में इतना प्रेफरेंस ना दें, बट जो पुराना पड़ा उसको ही कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करें। बट जब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की ना, वहां पे अगर आपको कोई अलग ऑप्शन दिखता है तो व्हाई नॉट, उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए। मैम इसमें जैसे आप लगा लिए, मेरे पास क्वेश्चन आया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि साइंटिफिक नेम बताइए व्हीट का क्या, राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए माइंड में कि सिर्फ साइंटिफिक नेम को टिक करके उसको एनालाइज करने के टाइम पे सिर्फ ये नहीं कि हाँ यही था, उसके साथ आप आगे 3 पॉइंट पढ़िए। क्रोमोसोम नंबर कितना है, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से ये आई है, डोमेस्टिकेशन कहाँ पहले शुरू हुई है। तो ये जो 3 फैक्ट्स आप साथ में चलोगे ना लेके, आपको नहीं पता लगेगा। अगर इसी 3 फैक्ट्स में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तब जो खुशी होगी ना आपके मन में, वो लगेगा कि हाँ यार शुक्र है, अच्छी बात है कि मैंने उस टाइम पे 3 फैक्ट्स अपने जो थे पढ़े थे, साथ में लेके चले। तो ये एक चेन बन जाती है कि हम लोग क्वेश्चंस के एक ही टॉपिक पे अलग चेन लेके चल रहे हैं। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्रॉप्स को टेबुलर फॉर्म्स में पढ़ते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन उस टेबल से कहीं से आ रहे हैं तो उसकी पूरी रो पूरी कॉलम को पढ़ डालो, तो उससे आपको एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन में हमें कितना कुछ याद हो गया। ये देखो। नेक्स्ट इज कि इवनिंग में जब आप सोते हैं, सोने से पहले आपको क्या करना है। तो जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरे एक मैम थे, वो बोलते थे कि जो चीज़ तुम्हें टफ लगती है उसको आराम से दिन में या सुबह पढ़ो, बट रात को सोने से पहले उसको रिवाइज जरूर करो। और सोने से पहले जब आप रिवाइज कर लोगे, 10-15 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद आराम से काम माइंड से सो, और जब सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद दोबारा उस चीज को पढ़ो। विद द पैसेज ऑफ टाइम वही सेम चीज आपको इतनी इजी लगने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो चीज याद भी हो गई आपको। तो ये जो आपका रिवीजन वाला टेक्निक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो ना, उसको शाम को एक बार जरूर रिवाइज करो कि आज मैंने कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पॉइंट्स कवर किए और क्या क्या उसमें रिलेटेड फैक्ट्स थे। तो ये रिविजन होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली मैम इसमें अगर हम इवनिंग फैक्ट्स में एक और बच्चों की हेल्प कर दें, जैसे कि हमें पता है कि 3 पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, जीके एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। राइट। तो देखिए आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि सुबह आपको पता है कि हमें ज्यादा वेटेज हमारे एग्जाम के एग्रीकल्चर की है, तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर पार्ट को मॉर्निंग जो है मल्टीपल रिविजन्स दे दें। राइट। पर मुझे पता है कि वेटेज उनकी भी तो है ना, जीके की और कंप्यूटर की। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो रट्टा वाला टाइप आता है ना, जैसे कंप्यूटर का हो गया या जीके का, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, रट्टे वाली जो चीज है या करंट का जो चल रहा है, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि आप इवनिंग में अपने जो है जीके कंप्यूटर अवेयरनेस को 2-3 घंटे दे दो और बाकी जो टाइम जो है वो आप एग्रीकल्चर को दे दो। बहुत अच्छी डिवीजन हो जाएगी इस तरह से। यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बस सिलेबस पे फोकस करते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है, ये आइडिया आपको एमसीक्यू से बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये तो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिसको आपको नहीं भूलना है। बेसिकली रिवीजन एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा क्या होता है, देखो जब हम एग्जाम देते हैं ना, सबसे पहले बच्चे बोलते हैं कट ऑफ कितनी है, कितनी कट ऑफ जा रही
है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इज नॉट द गोल। आपको क्या लगता है? वो मैम एक बॉर्डर लाइन आ गई ना कि हम लोग बिल्कुल नीचे का सोच रहे हैं। एटलीस्ट कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स तो हमें अपने हाथ में ज्यादा रखने चाहिए, ताकि क्योंकि हमें नहीं पता कितनी वैकेंसी है, कितना मतलब कुछ डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो अगर कट ऑफ हाई चलेगी तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए कट ऑफ तो एक बॉर्डर लाइन है जिसपे हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें कट ऑफ से हायर अप्रोच ही अपनी माइंड में रखनी चाहिए हमेशा। देखो मुझे तो लगता है कि जो कट ऑफ होती है, जैसे हम +1 +2 में 10th में 9th में होते हैं ना, कि पासिंग मार्क्स कितने 33%। बिल्कुल हम सोचते 33 लो और पास हो जाओ। अब यहाँ पे क्या बात है ना कि हमें पास नहीं होना है, हमें सिर्फ कट ऑफ तक नहीं रहना है, हमें जाना है टॉपर लेवल तक, ताकि एटलीस्ट इतनी तो श्योरिटी हो कि मुझे यहाँ पे सीट मिलके ही रहेगी। फियर नहीं रहता मैम, फियर नहीं होता कि हाँ होगा नहीं होगा। जब अच्छे से आपकी कट ऑफ से बहुत हाई जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि हमारा अच्छा जाएगा। हाँ, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आप कभी कट ऑफ का नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कितने लेने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा कट ऑफ वाला सेक्शन है ना या फोकस है, इसको इतने स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए। जब आपने एग्जाम दे दिया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद आप सोच सकते हो कि यार मेरा क्वालिफाई होगा या कट ऑफ कितना जाएगा, मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना है। बेसिकली जहाँ पे मेरिट बन रही है ना, जहाँ पे इंटरव्यू भी आ रहा है, सीबीटी भी आ रहा है, दोनों के मिला के मेरिट बन रहा है, तो हमें कट ऑफ तक लिमिटेड नहीं रहना है, हमें हमेशा अपने एम को हायर रखना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मैम आपने ये कि कट ऑफ इज नॉट द गोल, हमारा गोल कट ऑफ तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हाँ, बाकी आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप करते रहिए, इसी तरह के बाकी वीडियोस और स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे। पर मैम हम इनको नोटिफाई कहाँ करेंगे? नोटिफाई करने के लिए टेलीग्राम चैनल्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे आप हम दोनों के चैनल्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप PW के एग्रीकल्चर वाला पेज के साथ में जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी दे दी जाएगी। और इसी में मैम हम कुछ जो है बच्चों को क्वेश्चंस जो है उस फॉर्म में उनकी हेल्प जरूर करते रहेंगे, कि ताकि जो AGTA लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इनको 5, 7, 10, 15 जितने भी हम लोग अभी दे सकते हैं हम बच्चों को प्रोवाइड करते रहें। राइट, ताकि वो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, और एंड पे एक ही बात कहेंगे कि कबीर जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। हम अभी आपके लिए बहुत कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। पहले अभी हमने अपना टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन किया ताकि हम आपके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन कर सके बच्चों के साथ। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अप टू दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।